हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप ट्यूसडे के लिए। मंडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। मार्केट फ़िलहाल काफ़ी एक रेंज में है, प्रीमियम काफ़ी डिके हो रहे हैं, प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुके हैं और विक्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो विक्स जब ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका होता है तो उसके बाद विक्स को तुरंत से राइज़ होना पड़ेगा अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है। अगर यहाँ से विक्स तुरंतली बड़ा एक मूव नहीं देता है तो मार्केट गिरेगा भी नहीं। मार्केट यहाँ पे आके हो सकता है रेंज बाउंड ही रहे और ऐसे ही मरा पड़ा रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल के लिए अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले विक्स की बात कर लेते हैं। तो विक्स जो है काफ़ी गिर चुका है, ओवरसोल्ड जोन में है। मुझे लगता है विक्स में राइज आना चाहिए। विक्स कम से कम 13.5 14.5 तक तो जाना चाहिए वापस से। उसके दो कारण हैं, वो ग्लोबल हैं। पहला तो यूरोप में काफ़ी मार्केट में प्रॉब्लम है और करेंसी में काफ़ी मूवमेंट है। डॉलर आपका स्पाइक हुआ है 103.8 से 105.2 के पास है और जो यूरोपियन करेंसीज़ हैं वो कोलैप्स हो रही हैं। यूरो कोलैप्स हो रहा है काफ़ी और उसका कारण है ब्रेग्जिट और जो फ्रांस में अभी हुआ, जो मैक्रॉन है वो यूरोपियन इलेक्शंस में हार गया और उसके बाद जो वहाँ की कुछ लोकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूरो की इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है। यूरोप जो है पूरा एक ग्रुप ऑफ नेशंस है तो वहाँ की जो करेंसी है यूरो उस पर थ्रेट है, जिसके कारण यूरो गिर रहा है। डॉलर उसके कारण भी एक पुश के साथ उठ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो फेड है यूएस का वो बहुत ज़्यादा अभी भी डविश नहीं हुआ है। लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर वो डविश नहीं हुआ है तो कब डविश होगा। मतलब हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं किसी कैलामिटी का, महीने 2 महीने 3 महीने में हो सकता है कि मार्केट में एक रिसेशन काइंड ऑफ माहौल बन जाए, मार्केट गिर जाए और फिर उसके बाद फेड बोले कि हाँ चलो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल हो गया है, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, अब हम यहाँ पे रेट कट करेंगे। लोग अभी से रेट कट की उम्मीद किए थे जो कि फेड ने अभी फ़िलहाल डिनाई कर रखा है। डेटा बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब रेट कट करने के लिए, लेकिन अड़ा हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है और कंटिन्यूटी डेटा में नहीं है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। ये एक प्रॉब्लम है जो फ़िलहाल मार्केट को सता रही है ग्लोबली। और आपने देखा यूरोपियन मार्केट करीब फ्रांस का मार्केट 10% डाउन है पिछले कुछ दिनों में, 10-15 दिन के अंदर। डैक्स जो जर्मनी है वो भी डाउन है 4-5% 6% एक हफ्ते में। तो काफ़ी बड़े बड़े कैंडल बने हैं यूरोप में, तो दैट इज़ समथिंग उसको वॉच करना है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉब्लम हमेशा बनती है इमर्जिंग मार्केट के लिए भी। और जब यूरोप में प्रॉब्लम आती है तो यूरोप से हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट होगा यूरोप और डॉलर की प्रॉब्लम जो है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा बात करेंगे तो विक्स की बात मैंने कर ली। अब अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ तो आईटी सेक्टर ने एक अच्छा बाउंस दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टंगा हुआ है, टिका हुआ है। मुझे नहीं लगता बहुत कमज़ोरी है इसमें, लेकिन यहीं पे कहीं पे स्टेबल रहेगा। 34,000 से लेके 35,500 के बीच में रेंज रहेगी। ओवरऑल ये वीक स्ट्रक्चर नहीं कहूँगा मैं, ये बेस फॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो लोग एंट्री करने वाले हैं वो एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वही है कि अनसर्टिनिटी और एआई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको उठने नहीं दे रही हैं। और ग्लोबली भी देखो एनवीडिया भाग रहा है, सब कुछ नहीं भाग रहा है ना। तो एनवीडिया के भागने से एआई का एक पुश है जिसके कारण आईटी को पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं मिलता। तो आईटी थोड़ा थका हुआ रहेगा फिलहाल। अब कोई बोले यहाँ से क्या बहुत गिर जाएगा, बहुत गिरने का नहीं लग रहा, लेकिन उठने का भी नहीं लग रहा है। तो ये भी एक मतलब थकेला एक इंडेक्स है और स्टॉक्स जो है आईटी के। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो हम राइट नाउ मिड पॉइंट पे हैं इस पूरी रेंज के। और बैंक निफ्टी कुछ खास अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा है और जहाँ पे हम रुके हैं वो एग्जैक्टली मेक और ब्रेक रेंज है। अगर यहाँ से उठा तो आपका 50,500 एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहाँ से गिरा तो फिर आपका फॉल जो है 49,600 के नीचे ही एक बड़ा फॉल आ सकता है, जो कि इसको फिर ले जाएगा 48,500 की तरफ। तो फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए गैप अप हो रहे हैं, एंड ऑफ डे में सर्वाइव नहीं हो रहे हैं, गैप डाउन हो रहे हैं, एंड ऑफ डे में सर्वाइव नहीं हो रहे हैं। तो मार्केट कहीं जा नहीं रहा है और विक्स भी कुछ खास कर नहीं रहा जो इसको कहीं एक अच्छा मूवमेंट दे पाए। तो बैंक निफ्टी फिलहाल मेक और ब्रेक अगर बोलो 50,200 के ऊपर ब्रेकआउट है। 500 400 500 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है और 49,600 कह लूँ मैं, 600 650 के नीचे ब्रेक डाउन है। ये रेंज नहीं टूटे कुछ मत करना। निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी में अगर आप जाओगे तो निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, जो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है, और जो सपोर्ट है वो नीचे वाला है। तो आपका नीचे वाला येलो लाइन 23,200 250 एरिया सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा, और जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे 23,500 के तो बहुत बड़ा अपसाइड भी नहीं आएगा। तो ये रेंज में ये भी फंसा हुआ है। तो रेंज में जो फंसता है मार्केट तो आपको ऑप्शन बायर को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो कभी ना कभी वो फटता है।
लेकिन वो कब होगा क्या होगा कोई इसको नहीं कह सकता। तो फिलहाल के लिए रेंज मैंने आपको बता दी है, रेंज ब्रेकआउट होने पे, ब्रेकडाउन होने पे, और कम से कम ब्रेकआउट हो भी तो 2 घंटे वेट करना है, क्योंकि हो सकता है फेक ब्रेकआउट भी हो। तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं। कम से कम आपको एंड ऑफ डे की क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर हो या एंड ऑफ डे की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स तो आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे करेक्शन ड्यू है, मोस्ट प्रॉब्ली 53,600 तक एक डिप आएगा। अब यहाँ से आएगा या थोड़ी और ऊपर जाके आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको बहुत तेज़ी से आएगा। हमेशा याद रखिए कि 20-25 दिन में जो मेहनत की है 3 दिन में साफ़ होती है, और वो मिड कैप की नियति है, अब उसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से उठे, यहाँ से पलटे या 55,500 से पलटे, लेकिन पलटेगा तो आपका पहला सपोर्ट 53,600 है, दूसरा सपोर्ट 52,600 के आसपास है। ये 2 सपोर्ट है, मुझे लगता है देर सवेर टेस्ट होंगे, और तब मिड कैप में एंट्री करने का सही समय होगा, अभी नहीं है। अभी जो स्टॉक ले रहे हैं वो सारे रोएंगे, जो यहाँ पे लेंगे वो फिर भी कोई टेंशन वाले नहीं है। यहाँ पे जब ये फॉल आया तो मैंने यहाँ पे कई सारे स्टॉक उठाए, ऑलमोस्ट 18-20% के प्रॉफिट्स मैंने पिछले हफ्ते बुक कर लिए हैं। तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% जो मैंने स्टॉक लिए थे, क्योंकि उन स्टॉक पे मेरा ट्रस्ट लॉन्ग टर्म का नहीं है, बहुत सारी सरकारी कंपनीज थी, उनमें मुझे 20% रिटर्न मिला है, तो मैंने सारे बुक कर लिए हैं। मेरे पास अभी जो हैं वो मेरे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से स्टॉक्स थे, वही हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई व्यू वाला नहीं है। अगर वापस से आया तो देखा जाएगा, ये मेरा व्यू है। अब उसके अलावा हम बात करें निफ्टी जो फाइनेंस है, ठीक है, तो फाइनेंस भी सेम है यार, कुछ खास नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट है ये वाला जो लो है 22,180 लो है आपका जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो ये है जहाँ से ये कैंडल शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है फॉल का, तो ये कैंडल जहाँ शुरू हुआ था ये 22,430 है, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर गए तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड 200 पॉइंट का मिल जाएगा, 1% का, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, क्योंकि हम बहुत खींच के ऊपर आए। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको उठाएं और फिर वापस से उसी दिन पलट दें। और जो डेटा कह रहा है एफआईआई का, एफआईआई कॉल भी खरीद रहे हैं, पुट भी खरीद रहे हैं। अब ये समस्या है, रिटेलर कॉल पुट दोनों बेच रहा है और एफआईआई कॉल पुट दोनों खरीद रहे हैं और बराबर खरीद रहे हैं। तो अगर वो कॉल भी खरीद रहे हैं, पुट भी खरीद रहे हैं, तो कॉल में पैसा बनाने के बाद वो पुट में भी पैसा बनाना चाहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब वो उठा के पटकेंगे भी, या फिर अगर पहले अच्छा बड़ा फॉल आ गया तो फिर उठा देंगे। तो अब देखो क्या आता है पहले, लेकिन है दोनों तरफ के मूव। अगले 4 से 5 दिन में अगर 1-2 दिन उठाया तो उसके अगले 2-3 दिन में अच्छा पटकेंगे भी। ये फ़िलहाल डेटा में दिखा रहा है, और चार्ट में भी आपको वही दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड है, और वहाँ से फिर क्योंकि इतना खींच चुके हो तो एक करेक्शन ड्यू है, तो वो करेक्शन भी आपका शार्पली आएगा। पीएसयू बैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो पीएसयू बैंकिंग देखो कहाँ से गिरा, 8,000 से, वो इंडेक्स 7400 के ऊपर नहीं जा पाया है। तो पीएसयू बैंकिंग बिल्कुल थके हुए हैं, यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं है। तो सरकारी कंपनीज़ में कुछ स्टॉक्स अच्छा चले हैं, रेलवे अच्छा चला है, लेकिन मैं रेलवे में काफ़ी सारे मैंने स्टॉक खरीदे थे, और सब मेरे को 12, 14, 15%, 18%, 18% तक वो जितने मिले मैंने बुक कर लिए हैं। मेरे को अब इसमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट सीइंग ए वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट फॉर दीज स्टॉक्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है पॉपुलिज्म की तरफ जाएगी, ना कि फिजिकल ज़्यादा टाइटनिंग की तरफ, और ये एक प्रॉब्लम बनी रहेगी। और जब आप ज़्यादा खर्च करने की सोचोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स चाहिए होगा, तो टैक्स में फिर जब सरकार बोलेगी कि यार हमको अभी बजट आने वाला है, कई लोग बोल रहे हैं अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अगर बजट में उन्होंने कह दिया कि भाई हमको टैक्स बढ़ाना है, एलटीसीजी का ड्यूरेशन बढ़ाना है, या परसेंटेज बढ़ाना है 10 से 15 वाले को 20 करना है, क्या करोगे आप? तो ये प्रॉब्लम है, राइट। और सरकार को तो टैक्स चाहिए, हर जगह टैक्स है, एसी पे टैक्स है, सिगरेट पे टैक्स है, दारू पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है। तो आपके इस मज़े वाले पैसे पे क्यों टैक्स नहीं लगा देगी सरकार? बहुत आसान है, कोई नहीं है, मत करो बोल देगी, आप करोगे ही, क्योंकि आदत है, लत है। तो ये मेरे को एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सरकार को पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि पैसे सब मांगेंगे। आंध्रा वाले पैसा मांगेंगे, बिहार वाले पैसा मांगेंगे, यूपी वाले मांगेंगे, महाराष्ट्र वाले चुनाव आ रहा है मांगेंगे, हरियाणा पे खर्च करना पड़ेगा। तो कहाँ से करोगे? पैसा तुमको खींचना पड़ेगा सबसे, तो वो चलेगा। और बजट पूरा होगा आपका पैसा खींचने वाला, टैक्स टू द पीपल जिसको ज़्यादा कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग जिस पे नज़र रखनी चाहिए आपको। मेटल सेक्टर फिलहाल के लिए तो थमा हुआ है, लेकिन यहाँ से देर सवेर ये ब्रेकआउट ही करेगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इसका पॉजिटिव है, तो मेटल फिलहाल के लिए मेरे को दिक्कत नहीं लगती। और जो सपोर्ट है आपका यहाँ से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं है, जो अच्छे एरिया पे जो एंटर किए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता खरीदा होगा तो उसको यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी बन रहा होगा, 12-14%, 15%। लेकिन यहाँ पे जो घुस रहा है मेरे हिसाब से ही नहीं है। एक डिप का वेट करे तो पहला सपोर्ट 9400 पे है इस सेक्टर के लिए, ठीक है। ये सी निफ्टी मेटल इंडेक्स है, इसका नाम यहाँ पे देख लिया करो आप लोग इस साइड।
तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो रिलायंस 2950 पे चल रहा है। रिलायंस का स्ट्रक्चर भी ठीक ही ठाक है, सेम है, मतलब सारे के सारे बैटमैन ही बना रहे हैं। बैटमैन क्या करेगा भगवान जाने। अब यहाँ पे देखो SBI सेम स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई हिम्मत नहीं है ऊपर जाने की, ठीक है, खींचातानी करके आप कर लो। यहाँ पे भी देखो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। HDFC बैंक ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपने ऑल पुराने हाई जो था, ऑल टाइम नहीं है लेकिन पुराने हाई के पास आ गया है। तो ये जो जिस टाइप की ये वेज बना रहे हैं ना, ये वेज आर नॉट समथिंग जो बुलिश ब्रेकआउट देते हैं। मोस्टली यहाँ से एक पॉपअप होके वो पलट जाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता भी है ना यहाँ से, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट दे के वापस से आके फिर ऐसे ही एक यहाँ पे वापस आएगा, एक बार ये इस एरिया पे वापस आएगा ये। दिस इज़ माई व्यू। जो भी ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो रिवर्स होके कहाँ तक आएंगे, जहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, जहाँ से ये बड़ी रैली ख़त्म हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए भी है। सारे स्टॉक में जैसा आपको ये दिखे, इस टाइप का वेज दिखे, तो आप ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी दिख सकता है, तो उस पर आप ये सतर्कता रखें। ये तो थका हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हिम्मत नहीं है। ये इंडसइंड बैंक भी कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर HDFC बैंक में है, लेकिन वो एक लौता स्टॉक है जिसने काफ़ी कुछ, मतलब ये मान लो 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी को 46,000 के बाद जो रैली आई है उसमें सिर्फ HDFC बैंक का हाथ है। 2000 पॉइंट, उससे ज़्यादा ही होगा आई थिंक, ठीक है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी उस दिन ऊपर गया वापस से नीचे आ गया। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में FMCG विल डू गुड। पॉपुलिज्म, लोगों के जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, चुनाव है, चुनाव हारना नहीं चाहता कोई, तो आई थिंक दीज स्टॉक्स मे डू गुड। ITC, HUL लॉन्ग टर्म में दे कैन बी बेटर पिक देन द रिस्की स्टॉक्स लाइक रेलवे के दुनिया भर के हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थोड़ा बच के रहें। मेरा कहना है कि इतने ज़्यादा 6-6, 7-7 गुना गए हैं, ये कोई बिटकॉइन और क्रिप्टो नहीं है, ये स्टॉक्स हैं, इनको अर्निंग दिखानी पड़ेगी। सिर्फ इसलिए कि सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों की दुर्दशा आपने पहले नहीं देखी है, और अभी आप बोल रहे हो सब अच्छा हो गया है, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन क्योंकि इतना सारा पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इतना सारा पैसा लोग स्टॉक में डाल रहे हैं, तो उनको लग रहा है अरे सरकारी में डाल दो, सेफ रहेगा, है ना। जैसे पहले भी यही सोचते थे। फिर जब PNB में लोग PNB स्कैम हुआ, वो लेके भागा, SBI के साथ 1-2 स्कैम हुए, उसके बाद लोग बोले भैया प्राइवेट में रखो। ये सुना है ना। पहले बैंक में, आज भी जब सोचते हो तो प्राइवेट में ज़्यादा ट्रस्ट होता है कई बार। जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन में बैंक खुलवाने में लगता है कि यार थोड़े पैसे तो यहाँ भी रखने चाहिए, पूरे के पूरे सरकारी में नहीं रखने चाहिए। डर तो लगता है ना, क्यों लगता है, बस समझ लो कि स्टॉक में भी वही चीज़ है। और डर ये फालतू का नहीं है, ये जेन्युइन है, क्योंकि ऐसा हुआ है पास्ट में। तो मेरा मानना है कि बी वेरी कॉशियस विद द गवर्नमेंट स्टॉक, PSU स्टॉक्स, कोई भी हो। दैट इज़ माई 2 सेंट्स अबाउट दिस। तो ये व्यू है ओवरऑल। अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो US मार्केट थोड़ा सा मिक्स बंद हुआ है, ये दोनों नीचे, ये ऊपर। लेकिन आप यूरोप में देखिए 1.5%, ये देखिए, ये आपका फ्रांस है 3% डाउन। US में भी विक्स ऊपर गया है करीब 4.5%। और US का स्मॉल कैप इंडेक्स, छोटे स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग देखो 2% डाउन, ठीक है। उसके बाद आप डॉलर देखो, यहाँ पे 105.2। तो यहाँ पे चीज़ें वैसे ही लग रही हैं शेकी। अब दूसरी चीज़ है कि क्रिप्टो में अगर आप जाओ तो क्रिप्टो में पिछले 7 दिन में देखो आप, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फॉल आए हैं, ठीक है, 4%, 5%। तो मेरा कहना है कि रिटेलर सेंटीमेंट, और ये ऑलरेडी 3500 जो दिख रहा है आपको, ये 4000 था, तो चीज़ें गिर रही हैं। और रिटेलर सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है क्रिप्टो। इसीलिए आप देखेंगे कि स्मॉलर स्टॉक्स जो रसल है यहाँ पे इंडेक्स, स्मॉल कैप 2000, इसको रसल भी कहते हैं, ये 2% डाउन है। तो अगर स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, लार्ज कैप में कब शुरू हो जाए पता नहीं। इसलिए आपको अगले हफ्ते बहुत कॉशियस रहना है कि हमारा मार्केट क्या करता है। इतनी बड़ी रैली के बाद कोई भी अपसाइड आएगा, वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो उस पर मैं उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। मंडे छुट्टी है, मंडे को क्या करते हैं US मार्केट, ग्लोबल मार्केट, उस पर नज़र रखिए, और उसके बाद ही ट्यूसडे को हमारा एक सेंटीमेंट हमको मिलेगा। फिलहाल के लिए यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सीखना समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा A to Z प्रोग्राम है, जो नए लोगों के लिए है, और जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो स्कैल्पिंग का कोर्स कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आता है तो A to Z ही करना। और उसके अलावा अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी वहाँ पे मैंने दे रखा है। और मैं धन में ट्रेडिंग करता हूँ, उसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के सवाल होते हैं कि हाउ डू यू डील विद सो बिग क्वांटिटीज़, 1 करोड़ का आप कॉल या पुट कैसे खरीद लेते हो।
उसमें होता है आइसबर्ग ऑर्डर। एक ऑर्डर को वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। जब आप प्रेस करते हो, आप एक ही ऑर्डर प्रेस करते हो, लेकिन वो डिवाइड करके एग्जीक्यूट करता है। वो बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन आपका काम करती है धन के मोबाइल ऐप में भी और लैपटॉप में भी। तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैंने दे दिया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। बस ये कहना था। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी। और थोड़ा सा अगले 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा लंबी सांस लेके रुक के ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। प्रीमियम डिकेज हो रहे हैं और किधर जाएगा ये भी नहीं कह रहा है, ज़िद में है। वो ज़िद ख़त्म होगी तो फिर वापस से अपने लाइन में आ जाएगा। तो बस ये कहना था। थैंक यू।